अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। जी व्यूज़, आज मैं आपको ना अपने लाइफ में, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं बिग बर्ड में 2 साल रहा हूँ, तो आपको बिग बर्ड के हवाले से गाइड करूँगा कि बिग बर्ड क्या है। पाकिस्तान की लीडिंग पोल्ट्री कंपनी है बिग बर्ड। बिग बर्ड 1980s में बनी थी। स्टार्ट में इन्होंने 2 फार्म से स्टार्ट लिया था। एक फार्म इन्होंने रायवंड में बनाया था, जो मेन रायवंड रोड पे इनका सबसे पुराना है, और एक फार्म इन्होंने मांगल एबटाबाद में बनाया था, वो भी इनका सबसे पुराना फार्म है। और पाकिस्तान की पहली कंपनी है जो ग्रैंड पेरेंट को पाकिस्तान में लेकर आई थी। अब ग्रैंड पेरेंट क्या है? ग्रैंड पेरेंट जिस तरह हमारे बाबा, दादा और नाना होते हैं, इसी तरह पोल्ट्री में ब्रायलर के जो माँ बाप होते हैं उसको हम कहते हैं पेरेंट, या ब्रीडर, आम ज़बान में उसको ब्रीडर कहते हैं। इसी तरह जो लेयर जिसका हम अंडा खाते हैं उसके माँ बाप को हम लेयर ब्रीडर कह देते हैं। और जो इससे ऊपर ब्रीडर के भी माँ बाप होते हैं उसको हम ग्रैंड पेरेंट कहते हैं, या ब्रायलर ब्रीडर के जो माँ बाप होते हैं उसको हम ग्रैंड पेरेंट कह देते हैं। वो ब्रायलर का ग्रैंड पेरेंट अलहदा होता है, लेयर का ग्रैंड पेरेंट अलहदा होता है। बिग बर्ड बेसिकली ब्रायलर की कंपनी है, और हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री का भी तकरीबन आप कह लें कि 85% ब्रायलर फार्मिंग ही है। और ब्रायलर फार्मिंग में सबसे ज़्यादा पोर्शन जो है वो ब्रायलर फार्म्स हैं, उसके बाद ब्रीडर फार्म्स हैं, और बहुत कम ना होने के बराबर ग्रैंड पेरेंट फार्म्स हैं। करंटली इस टाइम पाकिस्तान में 4 कंपनीज़ के पास ग्रैंड पेरेंट है। बिग बर्ड के पास है, KNN के पास है, जदीद के पास है, और क्वालिटी ब्रीडर के पास है। बिग बर्ड के पास हबर्ड का है, KNN के पास कॉब कंपनी है उसका है, जदीद के पास रॉस का है, और क्वालिटी ब्रीडर वालों के पास आर्बर एकड़ ये ब्रीड है उसका GP है। ये मैं ब्रायलर का जिक्र कर रहा हूँ, लेयर का सेपरेटली आपसे सारा जिक्र करूँगा। अब बिग बर्ड का सेटअप ये है कि इनके पास GP फार्म्स हैं इनके अपने, उसके बाद ब्रीडर फार्म्स हैं जो GP से अंडा आता है, उससे जो चूज़ा निकलता है उसको ब्रीडर फार्म्स में रखा जाता है। इनके दरमियान में इनकी GP हैचरी अलहदा है, जहाँ पे सिर्फ GP का अंडा आता है और उसको इनक्यूबेट किया जाता है, उसमें से चूज़े निकाल के फिर ब्रीडर फार्म में दे दिए जाते हैं। ब्रीडर फार्म के बाद फिर हैचरीज़ हैं जिसमें से ब्रायलर का चूज़ा निकलता है। वो जो हैचरीज़ हैं वो फिर चूज़ा सेल भी करती हैं। इनकी अपनी फार्मिंग काफ़ी हैवी फार्मिंग थी, अब तो काफ़ी कम हो चुकी है। उन फार्म्स पे भी ये ब्रायलर ख़ुद भी डालते थे। इसके साइड में इनको सपोर्ट करने के लिए पोल्ट्री फीड मिल बिग बर्ड की अपनी है, रायवंड कसूर रोड पे, बिग फीड के नाम से। और साथ इनकी लेबॉर्ट्री या डायग्नोस्टिक की GP लेबॉर्ट्री के नाम से है। हमारे बड़े मोहतरम और रेस्पेक्टेबल टीचर हैं डॉक्टर अलीम भट्टी, जो पार्टनर भी हैं बिग बर्ड के। GP लैब को इंडिपेंडेंटली वो चला रहे हैं, और वही उसको देखते हैं, उसके प्रोसेसेस वगैरह सारे को वो देखते हैं। इनकी ब्रीडिंग का बहुत अच्छी क्वालिटी का चूज़ा, इनका बहुत अरसे तक 80% से ज़्यादा शेयर जितना भी ब्रायलर था वो एक वक्त था कि बिग बर्ड का होता था, मतलब कि हबर्ड ब्रीड का ब्रायलर होता था। लेकिन फिर तकरीबन गुज़श्ता 10 साल पहले, बल्कि 10 साल पहले, 12-13 साल पहले की बात है कि KNN जब कॉब का लाया था GP, तो एक आम आवाज़ चल पड़ी थी कि पीली टांगों वाली मुर्गियाँ जो है ना, उनका वज़न अच्छा होता है, उनका गोश्त ज़्यादा होता है, हड्डियाँ कम होती हैं। तो बिग बर्ड की जो मुर्गियाँ थी इनकी पीली टांगें नहीं थीं, तो उसकी वजह से फिर कुछ वैसे भी मार्केट में वही compete करता है जो बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करता है, बहुत ज़्यादा पैसा लगाता है, तो उस वजह से फिर बिग बर्ड बहुत पीछे है। बिग बर्ड नया GP लेकर आई है जो कि पीली टांगों वाला है, वो उस मार्केट की डिमांड को पूरा करता है। मैं अब बिग बर्ड के 3 फार्म्स पे मैं रहा हूँ। एक बिग बर्ड का रायवंड फार्म है जो सबसे पुराना फार्म, जैसा मैंने आपको बताया, मेन रायवंड रोड पे है, और उसकी कैपेसिटी मोर देन 1 लाख ब्रीडर की है। वहाँ पे इन्होंने केज में भी ब्रीडर रखा हुआ है। केज में ब्रीडर इसलिए रखा जाता है कि वो उसकी एक तो फीडिंग कॉस्ट थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन मैनेजमेंट कॉस्ट बढ़ जाती है। और दूसरा ये कि उसमें फिर AI करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के तहत जो मेल का होता है स्पर्म्स, वो फीमेल की बॉडी में रखे जाते हैं।
तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का ये फ़ायदा होता है कि उसमें फर्टिलिटी बढ़ जाती है, हैचबिलिटी बढ़ जाती है, नंबर ऑफ़ चिक्स ज़्यादा आप ले सकते हैं फिर उसी फ्लॉक से आप। तो इस वजह से फिर ये केज में भी फार्मिंग शुरू हुई है। बिग बर्ड के काफ़ी सारे फार्म्स पे केज लगा था ब्रीडर का। और एक फार्म है इनका इंटरनेशनल फार्म के नाम से, सुंदर बाईपास पे, उसकी कैपेसिटी इसको तकरीबन 32,000 ब्रीडर की थी। वो वहाँ पे मैं कुछ अर्सा रहा, फिर ज़्यादा अरसा मैं तकरीबन 1 साल पूरा इनके मांगल फार्म पे रहा, जो कि एबटाबाद में है। एबटाबाद से मनसिरा रोड पे एक जगह है मांगल, मांगल में वो फार्म है। बिग बर्ड का सबसे पुराना फार्म है, बहुत ही अच्छा बना हुआ फार्म है। उसकी भी कैपेसिटी तकरीबन 60-70,000 ब्रीडर की है। और एबटाबाद में एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ जो मैंने देखी और मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा आप लोगों से, कि जो कंपनी इतनी इन्वेस्टमेंट करके केज लगाया था जिसके फर्टिलिटी और एचबिलिटी बढ़ाई जाए और नंबर ऑफ़ चिक्स ज़्यादा से ज़्यादा लिए जाएँ पर बर्ड, वो फर्टिलिटी और एचबिलिटी नेचुरली एबटाबाद वाले फार्म्स पे हमें मिल रही थी। अच्छा, फिर कंपनी ने लैपटॉप भी दिया हुआ था, ईवो उस दौर में भी दी हुई थी। मैं 2011 से 13 तक रहा हूँ बिग बर्ड में। तो उस टाइम फिर मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया इस चीज़ को कि यार कि रीज़न फाइंड करने की कोशिश की कि क्या वजह है कि इतनी अच्छी फर्टिलिटी और एचबिलिटी मिल रही है यहाँ पे इनको एबटाबाद में, जो रायवंड में एआई करने से भी नहीं मिल रही। तो उसकी रीज़न फिर मुझे जो मैंने फाइंड की, मुझे जो मिली वो ये रीज़न थी कि हाई एल्टीट्यूड्स पे ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। जब ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो हमारी बॉडी अपनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए उसको ब्लड ज़्यादा बनाती है, और जब ब्लड ज़्यादा बनता है तो उसकी वजह से परफॉर्मेंस ओवरऑल बॉडी की बेहतर हो जाती है। जितना ज़्यादा ब्लड होगा बॉडी में, जितनी ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन होगी बॉडी में, तो बॉडी की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। तो उस वजह से फिर वो नंबर ऑफ़ चिक्स भी उनके ज़्यादा होते हैं और फर्टिलिटी और एचबिलिटी भी उनकी कंपेयर टू एआई वाले फार्म से भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। लेकिन कंपनी को कॉस्ट वो ज़्यादा कर जाता था। एबटाबाद में चूँकि फीड रायवंड से जानी है, फिर वहाँ से डेली के डेली अंडे वापस रायवंड में हैचरीज हैं 2 हमारी रायवंड रोड पे बिग बर्ड की, तो वो ट्रैवलिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाती थी। लेकिन एबटाबाद में इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बहुत कम थी। नॉर्मली हमारे पंजाब में सबसे बड़ी जो कॉस्ट होती है फीड की होती है, फीड के बाद सेकंड नंबर पे जो कॉस्ट है वो इलेक्ट्रिसिटी है, जिसमें बिजली प्लस जनरेटर डीजल ये सारी कॉस्ट आ जाती हैं। तो वहाँ पे ये वाली कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी चूँकि हाई एल्टीट्यूड्स पे है, वहाँ पे उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी यहाँ पे हमारे होती है। वहाँ पे हमारी सेकंड नंबर पे नहीं है इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, वहाँ पे सेकंड नंबर पे हमारी बाकी मैनेजमेंटल कॉस्ट आ जाती हैं यहाँ पे, जबकि पंजाब में सेकंड नंबर पे इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है। ये कॉस्ट के वाले से भी हम इंशाल्लाह सेपरेट एक वीडियो करेंगे जिसमें हम परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करेंगे और आपको बताएंगे कि किस चीज़ की क्या क्या कॉस्ट होती है। और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि यहाँ पे हमारे पंजाब में हम एग रूम्स जो होते हैं उसमें एसी होते हैं, क्योंकि जिस मुर्गी को मुर्गा लगा हुआ हो और अंडा आए तो वो अंडे में से चूज़ा निकलता है। ये अमूमन आम लोग पूछते हैं कि वो मुर्गा नहीं रखा तो फिर मुर्गी अंडे देगी। तो इसका ये जवाब होता है कि मुर्गी ने अंडा देना ही देना है। अगर मुर्गा होगा तो उस अंडे में से चूज़ा निकलेगा, और अगर मुर्गा नहीं होगा तो उस अंडे में से चूज़ा नहीं निकल सकता। तो जिस अंडे में से चूज़ा निकलना होता है उस अंडे को हम एक ख़ास टेम्परेचर पे रखते हैं, ताकि ये ना हो कि उसके अंदर चूज़ा बनना शुरू हो जाए और वो अंडा ख़राब हो जाए। तो उसके लिए इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने लगा था कि एबटाबाद में सर्दियों में इतनी सर्दी हो जाती थी कि हमें एग रूम में हीटर लगाने पड़ते थे, माइनस में चला जाता था टेम्परेचर, बर्फ़बारी भी बाज़ हो जाती थी। तो नॉर्मली हमारे पंजाब में ट्रेंड होता है कि एग रूम्स में एसी होते हैं और वहाँ पे एग रूम्स में हीटर हम यूज़ करते थे उसको अपने नॉर्मल टेम्परेचर पर रखने के लिए। तो ठीक है भाइयों, अपना ख्याल रखें, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।